बीबीसी दुनिया में आज देखिए बड़ी जंग की तैयारी, इस्राइल और हिजबुल्लाह। लेबनान में जारी है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इस्राइल की भारी बमबारी। लेबनान ने कहा दक्षिणी हिस्से में इस्राइल के हमलों में एक ही दिन में 270 से ज्यादा की मौत, 1000 से ज्यादा जख्मी। इस्राइल ने दी हमले और तेज करने की चेतावनी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका कासिम। क्या दुनिया की अपील मानेंगे इस्राइल और हिजबुल्लाह? जानेंगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में पीएम मोदी ने दिया ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस पर जोर। कहा दुनिया की तरक्की के लिए भारत अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने को तैयार। कार्यक्रम में दिखाएंगे इस बार क्वाड की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक मानवाधिकार उल्लंघन का सामना कर रहे हैं रूस के लोग। दबा दी जाती है असहमति की हर आवाज। एक पत्रकार का दिया उदाहरण, जिसे यूएन की एक पिछली रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर डालने पर सुनाई गई थी 7 साल जेल की सजा। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल में समंदर किनारे मिली 30 शवों से भरी एक नाव। हाल के दिनों में बढ़ी है पश्चिमी अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश में जान गंवाने वाले प्रवासियों की संख्या। मध्य पूर्व में बीते 1 साल से जारी जंग का फोकस अब इस्राइल और लेबनान की सीमा पर हो गया है। हालात ऐसे हैं कि इस्राइल लेबनान के दक्षिणी हिस्से में भारी बमबारी कर रहा है। उधर हिजबुल्लाह ने भी इस्राइल के काफी अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाते हुए रॉकेट दागना शुरू कर दिया है। इस संघर्ष में जान माल का भी भारी नुकसान होने लगा है। देखिए कवर स्टोरी में। हिजबुल्लाह और इस्राइल के बीच अब जंग छिड़ चुकी है। इस भीषण लड़ाई से पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के दक्षिणी हिस्से में जारी इस्राइली बमबारी के कारण अब तक कम से कम 270 लोग मारे गए हैं, 1000 से ज्यादा जख्मी हैं। ये लेबनान की आज की तस्वीरें हैं। इस्राइल ने यहां अब तक की सबसे भारी बमबारी की है। इस्राइल ने लेबनान के लोगों से कहा है कि आने वाले वक्त में वो और भी तेज हमले करेंगे, इसीलिए हिजबुल्लाह की मौजूदगी वाले इलाकों को खाली कर देंगे। और इस्राइली रक्षा मंत्री ने एक बयान का वीडियो जारी किया है। क्या कहना है उनका, देखिए। हम लेबनान में और अंदर हमले करते चलेंगे। ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपने उत्तरी इलाके के बाशिंदों को उनके घरों में लौटाने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। और दुनिया भर के नेता कोशिश कर रहे हैं कि हालात और खराब ना हो। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अमेरिका ने भी तनाव को लेकर चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति को लेकर फिक्रमंद हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Yes, I am, but we're going to do everything we can to keep a wider war from breaking out, and we're still pushing hard. Thank you. अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या हिजबुल्लाह और इस्राइल सुनेंगे? इस पर जानकारी दे रहे हैं मध्य पूर्व के लिए बीबीसी संवाददाता ह्यूगो बशेगा। इस्राइल और हिजबुल्लाह दोनों ओर से ये संकेत मिल रहे हैं कि वो दोनों ही पीछे हटने के इच्छुक नहीं हैं। हिजबुल्लाह प्रतिरोध आधारित आंदोलन है। इसके अस्तित्व का कारण ही इस्राइल से लड़ना है, और इस्राइली कह रहे हैं कि सीमा पर हालात सही नहीं हैं और कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके यहाँ हर रोज रॉकेट दागे जाएं। वो चाहते हैं कि हालात बदलें और इस संघर्ष के कारण विस्थापित हुए लोग फिर से वहाँ लौट सकें। तो मुझे लगता है कि यहाँ ये संकेत मिल रहे हैं कि दोनों ही पक्ष एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। That both sides are getting ready for a major war. और बीते रोज हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील के जनाजे में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। इब्राहिम की मौत बेरूत में हुए इजरायली हवाई हमले में हुई थी। देखिए बीबीसी संवाददाता ओला ग्वेरन की रिपोर्ट। हिजबुल्लाह शोक में डूबा है, लेकिन झुका नहीं है। ये जनाजा एक टॉप मिलिट्री कमांडर इब्राहिम अकील का है, जिनकी बीते शुक्रवार को इस्राएली हवाई हमले में मौत हो गई थी। हथियारबंद समूह के दूसरे नंबर के नेता ने कहा है कि ये इस्राएल के खिलाफ नए युद्ध की शुरुआत है। दक्षिणी बेरूत में अपने गढ़ में हिजबुल्लाह को जोरदार समर्थन मिल रहा है। यहाँ उसके लड़ाके हीरो हैं, फिर वो जिंदा हों या मृत। इस सड़क पर कई लोग इब्राहिम अकील को अलविदा कहने आए हैं। उनका मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बड़ा नुकसान है, वो भी उस वक्त जब इस संगठन को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। यहाँ गुस्सा
और मातम दोनों हैं। लेकिन चुनौती भरा संदेश भी है कि हिजबुल्लाह टूटा नहीं है और लड़ाई जारी रहेगी। And we'll fight on. और ये हो भी रहा है। जैसे रविवार को ही इसराइल के काफी अंदर मिसाइलों से हमला किया गया। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो सेना को निशाना बना रहा है, लेकिन उत्तरी इसराइल का रिहायशी इलाका भी चपेट में आ गया। ये भी शुक्रवार तक बेरूत का एक रिहायशी इलाका ही था, जब इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर समेत 15 लोगों की मौत हो गई थी। हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनान की सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि इस्राएल इलाके को युद्ध में खींच रहा है। At the end, Lebanon is not seeking the war. देखिए, लेबनान युद्ध नहीं चाहता, यहाँ तक कि लेबनान के लोग भी नहीं चाहते, लेकिन इजराइल हमें लगातार ललकार रहा है कि युद्ध करो, युद्ध करो। Come to war. Come to war. और आपको लगता है कि ऐसा होगा? मुझे नहीं पता, हम देखेंगे। करीब 30 नागरिक यहाँ भी मारे गए थे। इसमें पूरे के पूरे परिवार भी शामिल थे। उनके कुछ रिश्तेदार अभी तक उनके अवशेषों का इंतजार कर रहे हैं। और कार्यक्रम में दिखाएंगे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के सामने क्या है चुनौतियां। और अब बात भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की, जिनके अमेरिकी दौरे का आज आखिरी दिन है। आज उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और इससे पहले उन्होंने क्वाड सम्मेलन में शिरकत की। बीबीसी हिंदी के संपादक नितिन श्रीवास्तव ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड से इस दौरे को लेकर बात की। सबसे पहले उन्होंने यही सवाल पूछा कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच क्वाड की जो बैठक हुई है उससे क्या निकल कर आया है और क्या किसी खास मुल्क को लेकर क्वाड के सदस्य फिक्रमंद दिखे। तो पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्वाड किसी कोई एक देश के खिलाफ नहीं है, बस हम 4 बड़े बड़े देश, बड़े बड़े अर्थव्यवस्था, एक सामूहिक दृष्टि है जो हम हमारे हिंद प्रशांत के पड़ोसियों के लिए फराहम करना चाहते हैं। ऐसा हिंद प्रशांत चाहते हैं जो खुला, आजाद और समृद्ध है। और हम इस जॉइंट स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि किस किस क्षेत्रों में हम 4 देश सहयोग करने का इरादा है, जिनमें से स्वास्थ्य का सुरक्षा, साइबर का सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, और हम उभरती हुई प्रौद्योगिकी में भी काम करेंगे। ताइवान को लेकर वहां पर काफी कंसर्न रहा है अमेरिका का भी, इंडिया का भी, दूसरी और कंट्रीज को लेकर चाइना वर्सेस ताइवान के रिलेशनशिप्स को हमने ऊपर नीचे आते देखा है। और इस बार क्वाड में जो फोकस सेमीकंडक्टर्स पर आ रहा है, क्या ये पूरी पॉलिसी, क्या ये पूरी डिप्लोमेसी उसका एक ऑफशूट नहीं लगता आपको? अमेरिका ताइवान के साथ के ताल्लुकात जो है वो अमेरिकन रिलेशंस विद ताइवान एक्ट के मुताबिक हमारा एक कानून है और उसमें देशों से कोई तब्दीली नहीं है। हमारे पोजीशन ये है कि उसकी सूरत हाल में तशद्दुद से, हिंसा से नहीं होनी चाहिए और सब शांति से हो जाए। हाल में ही अमेरिका साफ से कहा कि हम फिलीपींस और चीन के बीच का इख्तलाफत जो थे वो यूएन क्लोज के जजमेंट्स के मुताबिक होना चाहिए। एक दूसरा फोरम जहां पर भारत काफ़ी एक्टिव है और जाहिर है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है, देखती है, वो है ब्रिक्स, जिसके जो बड़े देश हैं जिसमें रशिया शामिल है और जाहिर है यूक्रेन के साथ फिलहाल जंग पर है। भारत के ताल्लुकात भी रशिया के साथ भारत के मुताबिक बहुत करीबी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक हैं और भारत के एनएसए भी वहाँ पर गए थे। एक इस तरह की भी खबरें आई हैं कि यूक्रेन में वॉर को ख़त्म करने के लिए भारत की तरफ से एक डिप्लोमेटिक पहल की बात हो रही है। अमेरिका उसको कैसे देख रहा है? क्या ये एक सही तरीका है या क्या इसमें कुछ और करने की गुंजाइश है? ज़रूर, हम समझते हैं कि लड़ने से बात करना बेहतर तरीक़ेकार है और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन का बहुत ऐतिहासिक दौरा किया। हम इंडिया समेत हर एक देश को कह रहे हैं कि बेहतर हो अगर रूस उनकी जारियत की जंग यूक्रेन पर जो ला रहे हैं वो हथियार बनाने के लिए कोई वसाइल ना हो
तो तेल जब वो तेल बरामद करते हैं वो उनका फायदा कम से कम होना चाहिए। और हम देखते हैं कि अभी रूस उनके ड्रोन ईरान से लेते हैं, उनके मिसाइल शुमाली कोरिया से लेते हैं, जो कारखाने में इस्तेमाल करके हथियार बना रहे हैं वो चीन से ले रहे हैं। तो हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि बेहतर हो अगर रूस उनकी जारियत जारी रखने के लिए वसाइल ना हो। और अमेरिका का दौरा करने वाले प्रमुख लोगों में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों को इस बात के लिए मनाने की कोशिश करेंगे कि वो उन्हें रूस के खिलाफ लंबी दूरी वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त दे। साथ ही ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने जंग खत्म करने की अपनी योजना भी पेश करेंगे। एक वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा कि बहुत कुछ दांव पर लगा है। आने वाले कुछ महीने जंग के भविष्य का फैसला करेंगे। अपने सहयोगियों की मदद से हम युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। ये हमारी जीत के लिए जरूरी है, एक ऐसी जीत जो शांति स्थापित करने के लिए है, जो सच्ची और न्याय संगत है। यूक्रेन अमेरिका में जीत को लेकर अपनी योजना पेश करेगा और अमेरिका के राष्ट्रपति इसे पूरी तरह से देखने वाले पहले व्यक्ति होंगे। बेशक हम अपनी योजना अपने दूसरे सहयोगी देशों के नेताओं के साथ भी साझा करेंगे, जो इस योजना में हमारी मदद करके शांति स्थापित करने वाले नेता बन सकते हैं। और ज़ेलेंस्की ने बीती रात पेंसिल्वेनिया में हथियारों की एक फैक्ट्री का दौरा भी किया। वो कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और इस हफ्ते के आखिर तक राष्ट्रपति जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस के सामने अपने विक्ट्री प्लान से जुड़ा प्रस्ताव पेश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कहा है कि जीतने पर यूक्रेन को आर्थिक मदद देना बंद कर देंगे, उनके सामने भी इसे पेश किया जाएगा। और अब बात श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौर के बाद हुए चुनाव में जीत हासिल करने वाले 55 साल के अनुरा कुमार दिसानायके ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। श्रीलंका में साल 2022 में आर्थिक संकट के कारण अर्थव्यवस्था चरमराने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से हटना पड़ा था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव जीतने वाले वामपंथी उम्मीदवार दिसानायके ने नई शुरुआत करने का वादा करते हुए कहा है कि श्रीलंका के लोगों की मांगे उनकी प्राथमिकता में रहेगी। देश को संकट से निकालने के लिए जनादेश वाली सरकार की जरूरत थी। हमें पता था कि पहले जनादेश से छेड़छाड़ हुई थी, इस कारण संसद और दूसरे संस्थानों पर असर पड़ा। देश को आगे ले जाने के लिए जरूरी जनादेश मिल गया है और यही राष्ट्रपति चुनाव का मुख्य मकसद था। मुझे लगता है कि अब जल्दी ही आम चुनाव भी करवाए जाने चाहिए। और श्रीलंका के इतिहास में ये पहला मौका था जब इतनी कांटे की टक्कर देखने को मिली। जानकारों का कहना है कि दिसानायके का रुख पहले थोड़ा भारत विरोधी रहा है, लेकिन हाल के सालों में उसमें बदलाव आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें भारत और चीन के बीच संतुलन बनाना होगा, क्योंकि आर्थिक संकट के वक्त इन दोनों ही देशों ने श्रीलंका की मदद की थी। बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन बता रही हैं कि अनुरा कुमार दिसानायके के सामने घरेलू मोर्चे पर क्या क्या चुनौतियां होंगी। वो वामपंथी मार्क्सवादी उम्मीदवार हैं। हालांकि राजनीति के शुरुआती दौर में उनकी जो अतिवादी विचारधारा थी उससे उन्होंने काफी दूरी बनाई है। अब वो श्रीलंका के कामकाजी वर्ग की आवाज हैं। उनका प्रचार अभियान इस बात पर केंद्रित था कि वो 2 साल पहले ढही देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला सकते हैं। वो श्रीलंका के किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते और उन्हें बदलाव लाने वाले उम्मीदवार के तौर पर देखा गया। इस चुनाव में कई चीजें पहली बार हुई। पहला चुनाव था जो नस्लीय या धार्मिक मुद्दों पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर लड़ा गया। पहली बार चुनाव शांतिपूर्ण हुए, जबकि पहले हिंसा हुआ करती थी। अब दिसानायके जीते हैं तो उनके सामने अपने वादों को पूरा करने और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के साथ साथ सरकार पर लोगों का भरोसा कायम करने की भी जिम्मेदारी होगी। और श्रीलंका के लोगों को उम्मीद है कि वहां राजनीतिक तौर पर स्थायित्व आएगा। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर लाइव।